आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज से आप लोगों का इतिहास का क्लास शुरू होने वाला है। याद रखिएगा, इतिहास का मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम के जो है डेट आने वाले हैं और एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो मुझे सिलेबस पूरा करना होगा, इसीलिए मैं जो है डिटेल में सारे चीज़ों को पढ़ाऊँगा। तो इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों को पढ़ेंगे, और वो भी एनसीईआरटी बेस पे पढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, वो सारे में काम आएंगे। एनसीईआरटी के 6 to 12 के बुक, और उन सभी को मैंने एक जगह इकट्ठा करने किया है। सारे जो है 6 to 12 बुक जो है हिस्ट्री का, उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज से हम लोग हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं, और हिस्ट्री के अंतर्गत भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत को पहले हम लोग देखते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। मैंने इसको दो तरह से बांटा है, और कई पुस्तकों में या बुक में जो है आपको अलग अलग तरह मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी बुक में भी आपको अलग तरह मिलेगा, उसको मैं अभी दिखाऊंगा। तो मैं पहले अभी दिखा रहा हूँ कि मैंने इजी वे में जो आपको समझ में आए किस तरह बांटा है। तो पहला जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में बांटा है, और दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में मैंने बांटा है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आप लोगों को मैं पुरातात्विक अवशेष पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में जो है पुरातात्विक अवशेष आप लोगों का होगा। फिर अभिलेख पढ़ाऊंगा, फिर मुद्रा एवं सिक्कों को भी पढ़ाऊंगा, फिर वास्तुकला एवं स्थापत्य कला, ये सारे को डिटेल में मैं बताऊंगा। फिर चित्रकला, इसे भी मैं पढ़ाऊंगा। ये सारे चीज़ जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। फिर साहित्यिक स्रोत को देखते हैं हम लोग। साहित्यिक स्रोत को दो तरह से मैंने बांटा है, धार्मिक साहित्य और दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मैं पढ़ाऊंगा, और गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देशज साहित्य और विदेशज साहित्य को मैं पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में किस तरह इसे बांटा गया है। तो देखिए, एनसीईआरटी में इसे बांटा गया है तीन तरह से। प्राचीन इतिहास के स्रोत को तीन तरह से बांटा है, साहित्यिक साक्ष्य के आधार पे, विदेशी यात्रा विवरण के आधार पे, और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे। सभी को मैं स्पीड में बता देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मुझे पढ़ाना है। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य है। इसके अंतर्गत जो है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे और ब्राह्मणेतर साहित्य पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण और स्मृति, रामायण और महाभारत को पढ़ेंगे। जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत वैसे साहित्य, यानी जो ब्राह्मण साहित्य से अलग है, जैसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, उसे पढ़ेंगे। फिर विदेशी यात्रा विवरण के अंतर्गत नहीं, फिर लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ को पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं विदेशी यात्रा विवरण। इसके अंतर्गत हम लोग यूनानी रोमन लेखक को पढ़ेंगे, चीनी लेखक को पढ़ेंगे और अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत हम लोग टेसियस के बारे में पढ़ेंगे, हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर के साथ जो भी विद्वान आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे, डायमेकस के बारे में पढ़ेंगे, डायनोसियस के बारे में पढ़ेंगे, टॉलमी के बारे में पढ़ेंगे और प्लिनी के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं चीनी लेखक कौन कौन आए थे। फाहियान, सुंग यून, वेनसांग और इति सिंह, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अरबी लेखक के अंतर्गत हम लोग जो है सुलेमान, अल मसूदी, अल बुरुनी और इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पुरातात्विक अवशेष। ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उत्तरदायी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत के अंतर्गत जितने भी ऐतिहासिक स्थल की खुदाई होगी उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में जनरल कर्निंगम की अध्यक्षता में की गई थी। याद रखिएगा, किसका काल था, तो लॉर्ड कैनिंग का काल था। कौन सी ईस्वी, 1861। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो जनरल कर्निंगम की अध्यक्षता में किया गया था। यही कारण है कि जनरल कर्निंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो जनरल कर्निंगम है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, जनरल कर्निंगम है।
1902 में यानी 1902 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया गया। 1861 में तो बना और फिर 1902 में जो है सर जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया तथा पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारत में पुरातत्व का प्रथम खोज मेजर ब्रूसफुट द्वारा किया गया, जो पलवड़म मद्रास के निकट खोजा गया। और यह खोज कब की गई थी? तो 1863 में की गई थी। याद रखिएगा ये डेट। किसके द्वारा की गई थी? मेजर ब्रूसफुट द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? तो मद्रास के निकट पलवड़म में की गई थी। और यह खोज जो है पाषाण कालीन उपकरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये सबको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आप लोग अगर कहिएगा हम बाद में बनाएंगे नोट्स, अभी वीडियो देख लेते हैं, तो वो धीरे धीरे डिले होते हुए बहुत सारा कलेक्शन वीडियो का हो जाएगा और वो आपको पहाड़ लगने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं ना हम लोग भी, तो वो वही चीज यहाँ भी है। ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख जो है खरोष्टी लिपि में भी है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि यह दाएं से बाएं लिखा जाता है। हम लोग जो है बाएं से दाएं लिखते हैं, मगर इसमें जो है दाएं से बाएं लिखा हुआ है। यूनानी एवं अरमाइक लिपि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इस लिपि का प्रयोग किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। पूछा जाएगा इतिहास क्या है, तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट घटनाएं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों के में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। ये सब तो ऐसे डाटा है, ये डाटा नहीं यानी कि फैक्ट था, मैंने बता दिया। ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के व्यू से आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है और इसे मैं फिर बताऊंगा डिटेल में। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त होते हैं, की जाती है। ये जो खुदाई है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा मैपिंग करके। टीला धरती की सतह से उस उभड़े हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक यानी एक ही संस्कृति वहां पे विद्यमान हो, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां के प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विभाग कहलाता है, पुरातात्विक विज्ञान कहलाता है। आर्कियोलॉजी, पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगर का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। 2500 BC में हुई थी। उत्खननों से हम गंगा की घाटी के विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन के किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। ये सब सिर्फ फैक्ट है, यहाँ पे आप लोगों को याद नहीं करना है, बस आप लोग ये समझते जाइए। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार,
मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, इसको मैं बताता हूँ। किसी भी वस्तु का जो है समय या काल कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, उसे मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो पहले देखते हैं खुदाई। खुदाई जो है दो प्रकार की होती है। एक क्षैतिज खुदाई होती है जिसको हॉरिजेंटल बोला जाता है, और दूसरा जो है लंबवत खुदाई होती है जिसको वर्टिकल बोला जाता है। तो क्षैतिज खुदाई जब हम लोग करते हैं तो उससे जो है सभ्यता के विस्तार का पता चलता है। ये देखिए, जमीन पे जो है पैरेलल चलेगा, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। जबकि लंबवत खुदाई यानी कि वर्टिकल खुदाई, ये नीचे की तरफ जाएंगे इसमें, इससे जो है सभ्यता के कालक्रम का पता चलेगा कि यह कितना पुराना है। यानी जितना नीचे वो होगा उतना वो पुराना है, इससे यह पता चलेगा। अब देखते हैं काल निर्धारण कैसे होता है। इसके लिए दो चीज़ है, एक रिलेटिव डेटिंग है और दूसरा एब्सोल्यूट डेटिंग है। रिलेटिव डेटिंग मतलब सापेक्ष काल निर्धारण, और दूसरा है एब्सोल्यूट डेटिंग मतलब निरपेक्ष काल निर्धारण। पहले हम लोग जो है रिलेटिव डेटिंग को देखते हैं। इसमें पहला जो है फ्लोरीन मेथड है। फ्लोरीन द्वारा कालक्रम का निर्धारण किया जाता है। फ्लोरीन मेथड द्वारा जो है कालक्रम का निर्धारण किया जाता है। वस्तु इसमें होता क्या है, वस्तु पर जो है सफ़ेद रंग की परत पड़ जाती है और इसी से जो है उसका काल पता किया जाता है कि किस समय का हुआ है। और दूसरा है स्ट्रेटोफिकेशन यानी स्तरीयकरण, जो मैंने बताया। यानी कि कोई चीज़ जैसे ऊपर में है तो पता चल जाएगा ये जो है नई चीज़ है, फिर उसके नीचे जो चीज़ होगी वो पुरानी चीज़ है, जो उससे भी नीचे होगी वो उससे भी पुरानी है। तो ये स्तरीकरण हो गया। अब हम लोग जो है देखते हैं दूसरा निरपेक्ष काल निर्धारण यानी एब्सोल्यूट डेटिंग। इसमें पहला देखते हैं C14 मेथड। यह जो है C14 मेथड यह हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है। C14 मेथड जो है डिपेंड ऑफ हाफ लाइफ पे है। मात्र 50,000 पुरानी वस्तुओं का ही काल निर्धारण किया जा सकता है। C14 मेथड द्वारा जो है ना, सिर्फ 50,000 पुरानी वस्तुओं का ही 50,000 साल पुरानी वस्तुओं का ही जो है काल निर्धारण किया जा सकता है। और इसमें जो है एरर आती है, कुछ गलतियां आती है, वह जो है प्लस माइनस 140 साल हो सकता है। यानी 140 साल उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है या 140 साल घटाव भी हो सकती है, यह घट बढ़ सकता है। फिर अगला जो है C15 मेथड आया। C14 के बाद जो है C15 मेथड आया। यह यूरोपीय देशों में प्रचलित है। फिर अगला है पोटेशियम ऑर्गन मेथड। यह अति प्राचीन वस्तुओं का काल निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम का जो अर्ध आयु है वो 1.3 बिलियन वर्ष है। अब देखते हैं अगला डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी वृक्ष कालानुक्रमी। वृक्षों की क्रम का वृक्षों की उम्र का पता लगाया जाता है इसके द्वारा। आप लोग कभी पेड़ को काटिएगा तो उसके अंदर रिंग बना हुआ रहता है, उसी रिंग से जो है ना वृक्ष के एज को पता किया जाता है। जितने सारे रिंग होंगे उतना उसका एज हो रहा है। फिर पांचवा है पॉलन डेटिंग, परागकण काल निर्धारण। अब पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो आयु ज्ञात करते हैं वो किस विधि से करते हैं? तो यूरेनियम विधि से करते हैं, यूरेनियम विधि। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये सारा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटॉप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर, कहाँ देखिए, राजस्थान और कश्मीर
में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व यानी बीसी में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता परागों पॉलन के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। अब हम लोग सिक्कों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं, उसके डिटेल में से जानेंगे हम लोग। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मुद्राओं की बनावट एवं उनके प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं जब बताऊंगा तो ये समझने में आपको आसानी होगी कि पंचमार्क या आहत सिक्के हैं क्या, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूं इसके बारे में। तो देखिए, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, पंचमार्क या आहत सिक्के होते क्या हैं? तो वैसे सिक्के जिस पे कोई लेख ना हो, कोई आकृति विद्यमान ना हो, उसे हम लोग पंचमार्क या आहत सिक्के कहेंगे। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने, पोटीन, कांसा और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं। इसमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा के आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो कुषाण से संबंधित है। यहाँ पे याद रखिएगा। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित हैं। अभी ये सारे चीज मैं बताऊंगा, ये समझने के लिए है। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर जाइए आप लोग। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। सिक्कों पर लेख तथा तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो यूनानी शासकों ने। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषता शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित है। इंपॉर्टेंट लाइन। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिले हैं? मौर्योत्तर काल से मिले हैं। किस काल से मिले हैं? मौर्योत्तर काल से मिले हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। गुप्त शासकों ने, किन्होंने? गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। मैं यहाँ सबसे अधिक बोल रहा हूँ, यह याद रखिएगा। मैं यहाँ पे सबसे अधिक बोल रहा हूँ, सोने के सिक्के जारी किए। प्रश्न बनेगा, सबसे अधिक सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? गुप्त शासकों ने जारी किए। सबसे अधिक सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने जारी किए। सर्वाधिक सिक्के कहाँ किनके काल में मिलते हैं? तो मौर्योत्तर काल में। यहाँ सर्वाधिक सिक्के हैं, सोने उन्हें नहीं बोल रहा हूँ, सभी तरह के सिक्के मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के किनके काल में मिले हैं? मौर्योत्तर काल में मिले हैं। जबकि सर्वाधिक या सबसे अधिक सोने के सिक्के किनके काल में मिले हैं? तो गुप्त शासकों के काल में मिले हैं। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यहाँ पे अब आया, देखिए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। पूछा जाएगा सबसे अधिक सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने। परंतु सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने प्रचलित किए? तो कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने प्रचलित किए? तो कुषाण शासकों ने। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए। यह सब
आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के या कहीं पे नोट डाउन करके इसे लिख लीजिए। बहुत ही एग्जाम में आता ही आता है ये सब, चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी बीपीएससी पीएससी या कोई भी एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, सभी में ये क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग लिखते जाएं। अब इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं, मुद्रा एवं सिक्कों के। भारत के प्राचीनतम सिक्के 5वीं सदी में ईसा पूर्व यानी बीसी में से प्राप्त हुए हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो है 5वीं बीसी से प्राप्त हुए हैं, बिफोर क्राइस्ट, जो चांदी के सिक्के हैं तथा व्यापारिक निगम द्वारा जारी किए गए थे। ये सदी नहीं है, बीसी है, ठीक है, ईसा पूर्व। और यह जो है किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो व्यापारिक निगम द्वारा जारी किए गए थे। जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो व्यापारिक निगम। ये प्रश्न बनता है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो व्यापारिक निगम द्वारा जारी किए गए थे। भारत के आरंभिक सिक्के आहत सिक्के के रूप में थे, जिसको पंच्ड मार्क क्वाइन, अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था, वैसा सिक्का जिसपे कोई भी आकृति ना हो, कुछ भी ना लिखा हुआ, उसे ही हम लोग आहत सिक्का बोलते हैं। तो भारत के आरंभिक सिक्के कौन है? तो आहत सिक्के हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ढलुआ सिक्का, कास्टिंग क्वाइंस, मौर्योत्तर काल से आरंभ हुआ तथा इंडो बैक्टीरियन शासक द्वारा आरंभ किया गया। याद रखिएगा, जो ढलुआ सिक्का है मौर्योत्तर काल से आरंभ हुआ तथा इंडो बैक्टीरियन शासक द्वारा आरंभ किया गया था। यह सिक्का, ढलुआ सिक्का जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इंडो बैक्टीरियन शासकों द्वारा आरंभ किया गया था। लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्के भी इंडो बैक्टीरियन शासकों ने ही आरंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्के किन्होंने जारी किया था, आरंभ किया था? तो इंडो बैक्टीरियन शासकों ने। लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्के किन्होंने आरंभ किया था? तो इंडो बैक्टीरियन शासकों ने आरंभ किया था। भारत के आरंभिक सिक्के कौन है? तो आहत सिक्के हैं। ढलुआ सिक्का कब आरंभ हुआ भारत में? तो मौर्योत्तर काल में आरंभ हुआ। और इसका आरंभ किसने किया था? इंडो बैक्टीरियन शासक ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो बैक्टीरियन शासकों द्वारा आरंभ किया गया था। याद रखिएगा, सोने के जो सिक्के हैं सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इंडो बैक्टीरियन शासकों द्वारा। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इंडो बैक्टीरियन शासकों द्वारा आरंभ किया गया था। कुषाण वंश में सर्वप्रथम वीमा कैटफियस, याद रखिएगा, कुषाण वंश में सर्वप्रथम वीमा कैटफियस शासक द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। कुषाण वंश में जो है वीमा कैटफियस द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सबसे पहले कुषाण वंश में सर्वप्रथम किन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वीमा कैटफियस ने किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश द्वारा जारी किए गए। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो गुप्त वंश द्वारा जारी किए गए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए गए थे? तो कुषाण वंश ने जारी किए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए थे? तो कुषाण वंश ने जारी किए थे। प्राचीन काल में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के सातवाहन वंश द्वारा जारी किए गए। प्राचीन काल में जो है सर्वाधिक प्रकार के, यहां मैं बता रहा हूं, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के किन्होंने जारी किए थे? तो सातवाहन वंश द्वारा जारी किए गए थे। उसमें सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, सीसा, टीन एवं पोटीन सारे कुछ थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में जो है स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। फाहियान यानी चीनी यात्री जो थे के अनुसार भारतीय लोग कौड़ियों का प्रयोग सिक्कों के रूप में करते थे। कौड़ी होता था पहले, यह समुद्र का एक प्रोडक्ट है। फाहियान के अनुसार भारतीय लोग जो है कौड़ियों का प्रयोग करते थे सिक्कों के रूप में।
आगे बढ़ते हैं हम। गुप्त काल के पश्चात सिक्कों का प्रचलन सीमित हो गया तथा राजपूत काल में एकमात्र शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, राजपूत काल में एकमात्र शासक गंगे विक्रमदेव ने सोने के सिक्के जारी किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, राजपूत काल में किन्होंने सोने के सिक्के जारी किए? तो गंगे विक्रमदेव ने। राजपूत काल में किन्होंने सोने के सिक्के जारी किए? गंगे विक्रमदेव ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्कों को प्रचलित किया। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्कों को प्रचलित किया। ये बहुत बार प्रश्न बना है, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो दूसरे कास्ट के हो जा रहे हैं और लक्ष्मी जी तो हिंदू की देवी हो जा रही है, मगर उन्होंने लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्कों को प्रचलित किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि चौहानों को पराजित करने के बाद उन्हीं के सिक्कों को जारी कर दिया उन्होंने। मोहम्मद गौरी जब चौहानों से को पराजित किए तो उनसे जो भी उन्हें सिक्के मिले, क्योंकि चौहान तो हिंदू थे, उनके सिक्कों पे जो है लक्ष्मी की चित्र थी, तो उन्हीं के सिक्कों को जो वो फिर से जारी कर दिए। तो ये प्रश्न बनता है कि किन्होंने, कौन सा जो है शासक लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्कों को प्रचलित किया? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। वीमा कैटफियस एवं विस्क, जो कुषाण शासक हैं, ये दोनों के सिक्कों पर त्रिशूल एवं नंदी बैल के चित्र प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वीमा कैटफियस और विस्क, ये दोनों कुषाण शासक हैं, इनके सिक्कों पर जो है त्रिशूल एवं नंदी के चित्र मिलते हैं। वीमा कैटफियस और विस्क के जो है सिक्कों पर त्रिशूल एवं नंदी के चित्र मिलते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलायान के चित्र मिलते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जो है जलायान के चित्र प्राप्त होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन थे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।